हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड 100 कॉन्सेप्ट्स आपको बताने वाली हूँ। एक एक पॉइंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द फ्लो नेट ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ अ प्रोजेक्ट इज गिवन इन फॉलोइंग फिगर। द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटीज़ आर इंडिकेटेड अलॉन्ग द एरोज। द क्रिटिकल पाथ ऑफ द एक्टिविटी इज अलॉन्ग। हमको क्रिटिकल पाथ पूछा है। ठीक। जो क्रिटिकल पाथ होता है वो कौन सा पाथ होता है? लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन पाथ होता है टाइम वाइज में किसी भी नेटवर्क में, राइट। सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं? टी और टी एल, एक्सपेक्टेड टाइम और लेटेस्ट टाइम। यहाँ पे एक्सपेक्टेड टाइम जो होगा वो क्या होगा? 0, राइट। फिर हम यहाँ पे बढ़ेंगे नेक्स्ट। यहाँ क्या हो जाएगा? ड्यूरेशन 8 है, ये हो जाएगा 8। नाउ यहाँ क्या हो जाएगा? 10 + 8 18। यहाँ क्या हो जाएगा? 18 + 13 31। नाउ अब यहाँ पे 0 + 6 6, यहाँ पे 6 + 9 15, नेक्स्ट 15 + 14 29। और यहाँ से जब हम देखेंगे ये 8 + 9 17, 17 + 14 31। तो जब भी हम टी लेते हैं वो मैक्सिमम लेते हैं। फॉरवर्ड पास में हम क्या करते हैं? मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। यहाँ से 29 आ रहा है, यहाँ से 31 आ रहा है, यहाँ पे हम 31 लेंगे। नाउ 31 + 12 33 और 31 + 15 46। मैक्सिमम क्या हो गया? 46। ये आपका अर्लीस्ट टाइम हो गया। अब हम टीएल फाइंड करेंगे। टीएल को हम बैकवर्ड से फाइंड करते हैं। नाउ टीएल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? जो गिवन वैल्यू होती है उसी से हम स्टार्ट करते हैं। ये 46 हो जाएगा टीएल। टीएल यहाँ पे हम जब टीएल फाइंड करते हैं लेटेस्ट टाइम, हम मिनिमम लेते हैं बैकवर्ड पास से। 46 - 12 क्या हो जाएगा? 34। नाउ 46 - 15 क्या होगा? 31। ये आपका लेटेस्ट टाइम आ गया। 31 - 13 18 आ गया। नाउ 34 - 14 20 आएगा। ये आपका लेटेस्ट टाइम हो गया। 34 - 14 20 आ गया, ये आपका लेटेस्ट टाइम हो गया। नाउ 20 - 9 11 हो गया। नाउ यहाँ से देखेंगे हम 18 - 10 क्या हो गया? 8 हो गया। ये लेटेस्ट टाइम आपका 8 हो गया। 8 - 8 0 हो गया, राइट। क्रिटिकल पाथ वो होता है जिसकी लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन होती है। यहाँ पे देखिए लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन किस पाथ की है। हम यहाँ से जाएंगे, देखिए 1 3 देन 6 देन 8 देन 9, यहाँ पे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है। यहाँ पे देखिए ये 8 8 है। और क्रिटिकल पाथ वो पाथ होता है जहाँ पे टी और टी एल सेम होते हैं, राइट। यहाँ पे देखिए टी और टी एल सेम कौन से पाथ में है, उस पाथ को हम क्रिटिकल पाथ बोलेंगे। ये हो गया 1st 3rd 6th 8th 9th। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सब क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, एई जेई ईएससी आरआरबी जेई में, एसएससी जेई में। ये वीडियो में मैंने क्वेश्चंस उसी पैटर्न में एक्सप्लेन किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। लिस्ट 1 एक्टिविटी, इवेंट, डमी, फ्लोट। लिस्ट 2 रिसोर्सलेस एलिमेंट, बी रिसोर्स कंज्यूमिंग एलिमेंट, सी स्पेयर टाइम, 4th इंस्टेंटेनियस स्टेज। जो एक्टिविटी होती है वो क्या होती है? किसी भी प्रोजेक्ट में रिसोर्स को कंज्यूम करती है, ये वो एलिमेंट होता है जहाँ पे रिसोर्स इन्वॉल्व होती है। इवेंट क्या होता है? ये किसी भी टाइम पे होने वाली स्टेट होता है जब कोई भी माइलस्टोन अचीव होता है किसी भी प्रोजेक्ट में। एक्टिविटी जो होता है एक रिसोर्स कंज्यूमिंग एलिमेंट होता है प्रोजेक्ट का। इवेंट जो होता है वो इंस्टेंट ऑफ टाइम होता है या तो स्टेट होता है विथ सम स्पेसिफाइड माइलस्टोन अचीव्ड इन प्रोजेक्ट। नाउ डमी क्या होता है? डमी एक स्पेशल टाइप की एक्टिविटी होती है जो कोई भी रिसोर्स को कंज्यूम नहीं करती है, विच डज नॉट कंज्यूम एनी रिसोर्सेस। नाउ फ्लोट क्या होता है? ये टाइम होता है बाय विच एक एक्टिविटी को हम डिले कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। ये एक्स्ट्रा स्पेयर टाइम होता है हमारे पास जिससे हम एक्टिविटी को डिले कर सकते हैं, उसके प्रोजेक्ट को कंप्लीशन टाइम को बिना इफेक्ट किए। ये होता है फ्लोट। इसको मैच कर लेंगे। एक्टिविटी इज अ रिसोर्स कंज्यूमिंग एलिमेंट, इवेंट इज एन इंस्टेंटेनियस स्टेज, डमी इज अ रिसोर्सलेस एलिमेंट, फ्लोट स्पेयर टाइम मीन्स एक्स्ट्रा टाइम जो हमारे पास अवेलेबल होता है। ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। ये हमारे पास लिस्ट 1 गिवन है, ये लिस्ट 2 गिवन है और ये हमारे पास कोड्स हैं। हमको मैच करना है और सही आंसर सिलेक्ट करना है। ये क्वेश्चन फ्लोट से रिलेटेड।
टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंटरफेयरिंग फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट। नाउ टोटल फ्लोट क्या होता है? ये वो मैक्सिमम टाइम होता है जिसमें हम एक्टिविटी को डिले कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। मीन्स जो मैक्सिमम अवेलेबल टाइम होता है हमारे पास माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन, टोटल मैक्सिमम टाइम होता है बाय विच एक एक्टिविटी को हम डिले कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। नाउ फ्री फ्लोट क्या होता है? ये वो अमाउंट ऑफ टाइम होता है जिसमें हम एक्टिविटी को डिले कर सकते हैं बिना अफेक्ट किए ईएसटी को, मीन्स अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी। नाउ इंटरफेयरिंग फ्लोट क्या होता है? ये डिफरेंस होता है टोटल फ्लोट का और फ्री फ्लोट का, और ये किसके इक्वल होता है? स्लैक ऑफ हेड इवेंट के। नाउ इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या होता है? ये वो अमाउंट ऑफ टाइम होता है जिसमें हम एक्टिविटी को डिले कर सकते हैं जब जो पीछे की एक्टिविटीज हैं, प्रीसीडिंग एक्टिविटीज, वो कंप्लीट हुई हैं एज लेट एज पॉसिबल, और जो सक्सीडिंग एक्टिविटी है वो स्टार्ट हुई है एज अर्ली एज पॉसिबल। मीन्स ये एक्सेस होता है मिनिमम अवेलेबल टाइम का ओवर द रिक्वायर्ड एक्टिविटी ड्यूरेशन। इंडिपेंडेंट फ्लोट में क्या होता है? जो प्रीसीडिंग एक्टिविटीज होती हैं वो एज लेट एज पॉसिबल में कंप्लीट होती हैं, और जो सक्सीडिंग एक्टिविटी होती है उसको हम एज अर्ली एज पॉसिबल स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ देखिए, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ ए सक्सीसर एक्टिविटी माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम ऑफ एक्टिविटी इन क्वेश्चन माइनस द ड्यूरेशन, ये क्या होता है? फ्री फ्लोट। नेक्स्ट, टाइम अवेलेबल फॉर एन एक्टिविटी परफॉर्मेंस माइनस द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी, ये होता है टोटल फ्लोट। आप इसको फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। एक्सेस ऑफ मिनिमम अवेलेबल टाइम ओवर द रिक्वायर्ड एक्टिविटी ड्यूरेशन, ये होता है इंडिपेंडेंट फ्लोट, जितना एक्सेस टाइम हमारे पास अवेलेबल होता है। नाउ डिफरेंस बिटवीन टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट ऑफ एन एक्टिविटी, ये होता है इंटरफेयरिंग फ्लोट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग डायग्राम शोज द डिटेल्स नेसेसरी फॉर सीपीएम नेटवर्क एनालिसिस। हमारे पास अर्लीस्ट टाइम और लेटेस्ट टाइम की वैल्यू गिवन है। हमको पूछा है द क्रिटिकल पाथ विल बी। सो क्रिटिकल पाथ क्या होता है? जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है टाइम वाइज किसी भी नेटवर्क में, और जहाँ पे टी और टी एल इक्वल होते हैं, राइट। सो यहाँ पे देखिए टी और टी एल कहाँ से इक्वल है? एक हो गया ये 1 2 3, देन 3 के बाद 4, लॉन्गेस्ट होना चाहिए। हम 2 के बाद भी 4 जा सकते हैं, मगर हमको लॉन्गेस्ट पाथ चाहिए रहता है, और लॉन्गेस्ट पाथ के लिए यहाँ पे भी टी और टी एल सेम है। सो 1 2 3, देन 4, देन 5, देन 6, ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट पाथ। तो क्रिटिकल पाथ क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 4 5 6। अगर ड्यूरेशन पूछेगा इस क्रिटिकल पाथ को कंप्लीट करने में कितना लगा, सो इन सब वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द नेटवर्क शोन इन द अबव फिगर द नंबर ऑन ईच एरो डिनोट्स द टाइम इन ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी इन डेज। द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इन डेज फॉर एक्टिविटी 5 to 6 इज। ईएसटी पूछा है 5 to 6 एक्टिविटी का। ईएसटी मीन्स अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। सो EST मीन्स यहाँ पे 5, 6 में EST क्या होगा? यहाँ पे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम आपका फाइंड करना है हमको। सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे TE 0 हो गया, राइट। यहाँ पे TE 4 हो गया, यहाँ पे TE 1 हो गया। नाउ अब यहाँ से हम यहाँ जाएंगे तो 4 होगा, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 1 होगा। सो मैक्सिमम क्या है? 4 है। सो हम यहाँ आ गया 4, 4 + 5 9 आ गया। यहाँ से 4 + 4 8 आएगा, ये हो गया 9, 9 + 2 11, यहाँ 4 + 4 8, सो ये आ गया 11। नाउ हमको इसका EST पूछा है, मीन्स अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम पूछा है, तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या आ गया? 9 आ गया। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास एक एक्टिविटी गिवन है 3 to 10, एक्टिविटी E है, उसका ड्यूरेशन 10 वीक्स है। अर्लीस्ट डेट जो है उसकी वीक्स में 20 है, अर्लीस्ट डेट वीक्स की 40 है यहाँ पे, मीन्स हेड ऑफ द इवेंट की, और यहाँ पे टेल ऑफ द इवेंट की लेटेस्ट डेट वीक है 25, और यहाँ पे 10 की लेटेस्ट डेट वीक है 45। हमको पूछा क्या है? द अर्लीस्ट डेट एंड लेटेस्ट डेट ऑफ इवेंट्स 3 and 10 आर गिवन इन द अबव फिगर। एक्टिविटी E इज कनेक्टिंग बोथ इवेंट्स एंड इट्स ड्यूरेशन इज 10 वीक्स। द इंडिपेंडेंट फ्लोट ऑफ द एक्टिविटी इज। इंडिपेंडेंट फ्लोट की वैल्यू पूछा है। सो एक तो मेथड हो गया, फॉर्मूले से आप इंडिपेंडेंट फ्लोट फाइंड कर सकते हैं। एक मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता देती हूँ जिससे बिना फॉर्मूले से आप फ्लोट फाइंड कर सकते हैं। सो उसमें क्या करते हैं हम, ये अगर आपकी एक्टिविटी गिवन है, राइट, ये आपकी 3 10 है, एक्टिविटी E है, हम यहाँ पे TE की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे TL की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे TE की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ TL की वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद ये ड्यूरेशन 10 है,
सो जब भी हमको इंडिपेंडेंट फ्लोट पूछेगा, सो आप इस तरीके से डाउन से अप जाके माइनस कर देंगे, वो आ जाएगा आपका इंडिपेंडेंट फ्लोट। सो इंडिपेंडेंट फ्लोट इक्वल्स टू, डाउन से अप जाके माइनस करेंगे, सबसे पहले ये टर्म, देन ये माइनस करेंगे ड्यूरेशन। सो 40 माइनस 25 माइनस 10, और ये कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, नेगेटिव आएगा तो उसको हम जीरो लेते हैं। सो इंडिपेंडेंट फ्लोट की वैल्यू आ जाएगी 5 वीक्स। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अगर आप फॉर्मूले से देखेंगे, सो ये किसके इक्वल होता है, अर्लीस्ट टाइम ऑफ टेल इवेंट माइनस लेटेस्ट टाइम ऑफ हेड इवेंट माइनस ड्यूरेशन TIJ, जहां पे J आपका हेड होता है इस तरीके से, और I आपका टेल इवेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लोनेट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ अ प्रोजेक्ट आर शोन इन नेटवर्क गिवन अबव, इंडिकेटिंग द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटीज अलॉन्ग देयर एरोज, द क्रिटिकल पाथ ऑफ द एक्टिविटी इज अलॉन्ग। सो क्रिटिकल पाथ क्या होता है, लॉन्गेस्ट पाथ होता है टाइम वाइज में, और क्रिटिकल पाथ वो पाथ होता है जहाँ पे TE और TL मीन्स एक्सपेक्टेड टाइम और लेटेस्ट टाइम सेम होता है। सो हम वो फाइंड कर लेंगे पहले नेटवर्क में। सो ये हो गया आपका 0, इसको हम 0 से स्टार्ट करते हैं अर्लीस्ट टाइम को। सो यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ गया, यहाँ पे 7 + 8 15 आ गया, देन 15 + 3 ये 18 आ गया, देन 3 + 4 7 आएगा, और यहाँ से अगर देखें तो 15 आएगा। सो जो मैक्सिमम होता है हम वो लेते हैं। 15 + 8 23 हो गया, 18 + 4 22 हो गया, हमको क्या है मैक्सिमम लेना है, सो ये हो गया 23, 23 + 7 क्या हो गया, 30 हो गया। नाउ अब लेटेस्ट टाइम के लिए हम रिवर्स बैकवर्ड पास लेते हैं, राइट से लेफ्ट जाते हैं। सो 30 - 7 23 हो गया, नाउ 23 - 8 15 हो गया, नाउ 23 - 4 19 हो गया। देखिए यहाँ से जब हम बैकवर्ड जा रहे हैं 19 - 3 16 आ रहा है, जब हम यहाँ से जाएंगे 15 माइनस जमी है ये तो 15 - 0 मतलब ये क्या हो गया 15, और हम TL के समय मिनिमम लेते हैं। ना 15 - 8 7 आ गया, ना 7 - 7 0 आ गया। सो यहाँ पे 15 - 4 क्या हो गया 11 हो गया। ना क्रिटिकल पाथ वो पाथ होता है जहाँ पे TE और TL सेम होते हैं और लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाला पाथ होता है, राइट। सो देखिए TE और TL कहाँ पे सेम है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, 7th एंड 8th। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक इज डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर। सो जो PERT होता है वो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल पे बेस्ड है, मतलब प्रोबेबिलिटी हम लेते हैं कि ऐसा हो सकता है, और CPM जो है वो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल पे बेस्ड है, मीन्स हमको पता होता है ये इवेंट कब कंप्लीट होता है इसमें CPM में। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। CPM जो होता है वो क्रिटिकल पाथ मेथड है यहाँ पे। PERT जो है वो प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक है। GERT क्या है, ग्राफिकल इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक है। और LCES ये क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि सेफ्टी प्रोग्राम में यूज किया जाता है वाइल्ड लैंड फायर के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नेटवर्क ऑफ 7 एक्टिविटीज इज शोन इन डायग्राम गिवन अबव, द रिस्पेक्टिवली एक्टिविटी ड्यूरेशन आर शोन beside the arrows. Which one of the following is total float in AB, the total float in CE and free float in EF respectively? So हमको total float और free float की वैल्यू पूछा है। Now total float in AB, तो total float AB में फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप TE और TL फाइंड कर लीजिए तो उससे आसानी हो जाएगी। ये हो गया आपका 0,0, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा आपका 5। नाउ 5 और 4 9 हो जाएगा, 6 और 6 12 हो जाएगा। सो मैक्सिमम वैल्यू आ गई। 12 + 6 18 आएगा, 6 + 3 9। यहाँ से जब हम जाएंगे तो देखिए 12 + 6 क्या हो जाएगा 18। नाउ यहाँ से हम आएगा 16, सो मैक्सिमम वैल्यू 18 हो गई। नाउ जब हम बैकवर्ड लेंगे सो 18 से स्टार्ट करेंगे, 18, देन 18 - 7 11, ये आ गया आपका 11। नाउ 18 - 6 क्या हो जाएगा 12, ये आ गया आपका 12। नाउ 12 - 6 6, 6 - 6 0। नाउ 12 - 4 8, तो ये हो जाएगा 8, 8 - 5 3, यहाँ से आएगा 0। नाउ टोटल फ्लोट हमारे को किसका फाइंड करना है सबसे पहले, तो देखिए टोटल फ्लोट AB का, CE का, और फ्री फ्लोट फाइंड करना है हमारे को EF का। सो
क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने बताया अभी करते हैं हम। सो 8 माइनस 0 माइनस ड्यूरेशन, राइट। सो ये आ जाएगा 3। नाउ सीई में जब हमारे को सीई का फाइंड करना है, सो हम क्या करेंगे, 11 माइनस 6, इसके लेटेस्ट टाइम से इसके लेटेस्ट टाइम को माइनस करके माइनस ड्यूरेशन करेंगे। सो इसका लेटेस्ट टाइम क्या है 11 माइनस इसका लेटेस्ट टाइम 6 माइनस ड्यूरेशन 3। सो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 2। नाउ ईएफ का हमको फाइंड करना है, ईएफ का फ्री फ्लोट फाइंड करना है। फ्री फ्लोट में हम क्या करते हैं, इसके लेटेस्ट टाइम को इसके अर्लीस्ट टाइम से माइनस करके ड्यूरेशन से माइनस करते हैं। मीन्स यहाँ पे हम लेटेस्ट टाइम 18 लेंगे और इसका अर्लीस्ट टाइम लेंगे, मतलब -9। टोटल फ्लोट में हम लेटेस्ट टाइम को लेटेस्ट टाइम से माइनस करते हैं, माइनस ड्यूरेशन करते हैं। फ्री फ्लोट में हम लेटेस्ट टाइम को अर्लीस्ट टाइम से माइनस करके ड्यूरेशन से माइनस करते हैं। सो ये आ गया आपका लेटेस्ट टाइम, इसको हम अर्लीस्ट टाइम 9 से माइनस करके ड्यूरेशन से माइनस करेंगे। सो ये आ जाएगा 9 माइनस 7 2। सो 3 2 2। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Next question. What is the time by which the completion of an activity can be delayed without affecting the start of succeeding activities called? So इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट जो होता है ये एक अवेलेबल टाइम होता है हमारे पास, जिसमें हम किसी भी एक्टिविटी को डिले कर सकते हैं बिना डिले किए उसकी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी, उसकी सक्सीडिंग एक्टिविटी को बिना डिले किए। Next question. For an activity 201, 207 in an activity on arrow network, एक होता है AOA, एक होता है AON। AOA मतलब एक्टिविटी ऑन एरो, AON मतलब एक्टिविटी ऑन नोड। जब एक्टिविटी किसी एरो में लिखी होती है तो वो AOA होती है, जब एक्टिविटी किसी नोड में लिखी होती है मीन्स जो सर्कल होता है वो होता है एक्टिविटी ऑन नोड। द EFT values, LFT values and activity duration are shown in figure. Between free float, interference float and independent float, which one of the following is the correct sequence in decreasing magnitude order? So आप इस एक्टिविटी से तीनों फ्लोट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक। एक्टिविटी 8 की। सो सबसे पहले हम फ्री फ्लोट फाइंड करेंगे, राइट। फ्री फ्लोट के लिए इसकी TL वैल्यूज़ को इस TL वैल्यूज से माइनस करते हैं, माइनस ड्यूरेशन करते हैं फ्री फ्लोट के लिए। सो 21 माइनस लेटेस्ट टाइम इसका 10 है माइनस ड्यूरेशन, ये आ गया आपका फ्री फ्लोट। सो ये आ जाएगा 3। नाउ इंटरफेयरिंग फ्लोट, इंटरफेयरिंग फ्लोट किसके इक्वल होता है, TE माइनस TL के। सो TE क्या है 26, TL क्या है 21। सो 5 आ गया हमारा इंटरफेयरिंग फ्लोट। और इंडिपेंडेंट फ्लोट, इंडिपेंडेंट ID से हम लिखेंगे उसको, इंडिपेंडेंट फ्लोट किसके इक्वल हो जाएगा, TL माइनस TE माइनस ड्यूरेशन, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमको इस तरीके से, ये आ जाएगा आपका इंडिपेंडेंट फ्लोट। सो 21 माइनस 12 माइनस 8, सो ये हो जाएगा 1। सो इसका ऑर्डर देख लीजिए, सबसे बड़ा कौन सा है, इंटरफेयरिंग फ्लोट सबसे बड़ा है, फिर फ्री फ्लोट है, फिर इंडिपेंडेंट फ्लोट है। सो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और दूसरा मेथड होता है फॉर्मूला का, तो आप फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं, मगर ये सबसे ईजिएस्ट मेथड होता है फ्लोट्स फाइंड करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकल पाथ मूव्स अलोंग द एक्टिविटीज हैविंग टोटल फ्लोट एज। सो टोटल फ्लोट कभी भी क्या होता है, 0 होता है क्रिटिकल पाथ के एक्टिविटी में। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्रिटिकल पाथ वो पाथ होता है जहां पे टोटल फ्लोट जो होता है एक्टिविटी का 0 होता है, और क्रिटिकल पाथ होता ही वही पाथ है जहां पे कोई भी एक्स्ट्रा टाइम हमारे पास नहीं हो, वो होता है हमारा क्रिटिकल पाथ किसी भी नेटवर्क में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल फ्लोट इन अ प्लानिंग नेटवर्क इज। सो जो टोटल फ्लोट होता है वो किसके इक्वल होता है, TL स्टार्ट टाइम का माइनस TE के। और अगर फिनिश टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो TL माइनस TE फिनिश टाइम में, ये फॉर्मूला है आपका डायरेक्ट। सो ऑप्शन A और D दोनों करेक्ट हो जाएगा टोटल फ्लोट के लिए। मीन्स एक्स्ट्रा टाइम जो हमारे पास स्टार्ट में भी अवेलेबल है और एक्स्ट्रा टाइम जो हमारे फिनिश करने के लिए भी अवेलेबल है किसी भी एक्टिविटी को। सो टोटल फ्लोट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, LST माइनस EST, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, और टोटल फ्लोट इक्वल्स टू लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द क्रिटिकल पाथ मेथड ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग फ्री फ्लोट कैन बी। फ्री फ्लोट जो होता है वो ग्रेटर होता है इंडिपेंडेंट फ्लोट से। सो ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। सो फ्लोट में एक रिलेशन है
सबसे बड़ा जो होता है वो टोटल फ्लोट, जो मैक्सिमम टाइम हमारे पास अवेलेबल होता है, स्पेयर टाइम। उसके बाद क्या आता है हमारा फ्री टाइम, फ्री फ्लोट, उससे थोड़ा कम टाइम। नेक्स्ट आता है हमारा इंडिपेंडेंट फ्लोट, मीन्स हमारे पास है टाइम मगर ज़्यादा नहीं अवेलेबल। सो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। सो फ्री फ्लोट जो होता है वो बड़ा होता है इंडिपेंडेंट फ्लोट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ इन पर्ट। पर्ट एनालिसिस में क्या होता है, जो क्रिटिकल पाथ हम फाइंड करते हैं वो हम स्लैक की मदद से फाइंड करते हैं। और स्लैक जो होता है क्या होता है, डिफरेंस होता है लेटेस्ट अलाउेबल ऑकरेंस टाइम का एंड अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम का हेड ऑफ इवेंट ऑफ एन एक्टिविटी का। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जब हमको पर्ट में क्रिटिकल पाथ फाइंड करना है सो हम स्लैक यूज करते हैं, जो कि यहाँ पे एक इवेंट ओरिएंटेड अप्रोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पर्ट एनालिसिस द टाइम एस्टिमेट्स ऑफ एक्टिविटीज फॉलो ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, बी बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, सी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, डी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। सो पर्ट एनालिसिस में जो टाइम एस्टिमेट होता है एक्टिविटी का वो फॉलो करता है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, activities A and B can be started independently. Activity C follows activity A and activity D follows activity B and C. Activity E follows activity B and precedes activity F. The activities D and F merge at the objective event. Which one of the following is the correct network of project? So ये सबसे इजी क्वेश्चन है, हमारे को नेटवर्क बनाना है, राइट। सो देख लीजिए हमारे पास क्या गिवन है, ए और बी इंडिपेंडेंट स्टार्ट हो रहे हैं। सो सब ऑप्शन में इंडिपेंडेंटली स्टार्ट है, यहाँ पे देखिए। नाउ एक्टिविटी सी जो है वो ए को फॉलो कर रही है। सो देखिए सी यहाँ पे भी ए को फॉलो कर रही है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। नाउ एक्टिविटी जो डी है वो बी और सी को फॉलो कर रही है। सो यहाँ पे देखिए एक्टिविटी डी सिर्फ सी को फॉलो कर रही है, बी नहीं है। यहाँ पे देखिए बी है, बी और सी दोनों को फॉलो कर रही है एक्टिविटी डी। नाउ यहाँ पे भी सिर्फ सी को फॉलो कर रही है, यहाँ पे भी सिर्फ सी को। अब एक्टिविटी ई जो है वो बी को फॉलो कर रही है और एफ के पीछे है, प्रीसीड्स एक्टिविटी एफ। जो ई है वो एफ के पहले है, ठीक। द एक्टिविटी डी एंड एफ मर्ज एट द ऑब्जेक्टिव इवेंट, डी और एफ मर्ज हो रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। पहला वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, सेकेंड बार चार्ट, थर्ड लिंक्ड बार चार्ट, फोर्थ टाइम कंप्यूटेशन और नेटवर्क। नाउ यहाँ पे लिस्ट 2 में क्या गिवन है, टारगेट डेट्स फॉर इंटरफेरेंस इवेंट्स कैन बी स्टिपुलेटेड, कैन बी हायरार्किकल, कैन इंक्लूड इंफॉर्मेशन एंड कॉस्ट ड्यूरेशन ओवर टाइम। लास्ट है बेस्ट सूटेड फॉर मॉनिटरिंग ऑन नेटवर्क इंक्लूडिंग दैट फॉर कॉस्ट। नाउ इनके हमको फीचर्स यहाँ पे जनरली पूछा है, कौन सा किस में मैच होगा। सो हमने पढ़ा है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में हम एक बड़े काम को छोटे छोटे काम में डिवाइड करते हैं, राइट। सो एक ये हायरार्किकल अप्रोच है, मीन्स बड़े से छोटे तक ये चीज़ जाती है। सो ए से सेकेंड हो गई। नाउ बार चार्ट जो है वो इंफॉर्मेशन देती है कॉस्ट का ओवर टाइम में, सो ये हो जाएगा थर्ड। नाउ लिंक्ड बार चार्ट क्या होता है, ये मॉनिटरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें हम मॉनिटरिंग करते हैं नेटवर्क का और उसमें कॉस्ट का भी इंक्लूड होता है। नाउ टाइम कंप्यूटेशंस और नेटवर्क, इसमें क्या होता है, हमारे को टारगेट डेट्स मिलती है इंटरफेरेंस इवेंट का, वो हम फाइंड कर सकते हैं। जो लिंक्ड बार चार्ट होती है इसमें क्या होता है, इंटरडिपेंडेंस जो होता है एक्टिविटी का वो शो किया जाता है, और ये हम यूज़ कर सकते हैं, लिंक्ड बार चार्ट को हम यूज़ कर सकते हैं मॉनिटरिंग के लिए प्रोजेक्ट को। और जो टाइम कंप्यूटेशन होता है वो हमको इंटरफेरेंस इवेंट के कैलकुलेशन के लिए मदद करता है। सो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a series limitation of interdependencies between various activities generally observed in A bar chart, B milestone chart, C network analysis, D job layout। का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो बार चार्ट में हम क्या होता है, इंटरडिपेंडेंसी शो नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है बार चार्ट की। सो जो बार चार्ट होती है उसमें क्या होता है, इंटरडिपेंडेंस होता है जो वेरियस एक्टिविटी का, वो दिया नहीं जाता है। मींस ए एक्टिविटी बी एक्टिविटी पे कितनी डिपेंड है वो हमारे को पता नहीं चल पाता है वो बार चार्ट में। सो ये एक इसका बड़ा ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 गिवन है, लिस्ट 2 गिवन है।
यहाँ पे देखिए हमारे को लिस्ट 2 में क्या क्या गिवन है, कोऑर्डिनेटिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग। सो इन सब के मीनिंग हमको पूछा है और यहाँ पे ऑप्शन दिया है कौन से सही मैच होगा। सो प्लानिंग में हम क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं और स्ट्रेटजीज को हम सेट करते हैं कंपनी की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स और रूल्स को फॉलो करते हुए, उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, हम ऑर्गेनाइज करते हैं, हम टास्क को डिवाइड करते हैं लोगों में और एजेंसीज को दे के, ताकि हमारा काम समय पे कंप्लीट हो पाए। नाउ कोऑर्डिनेटिंग में हम लोगों को कोऑर्डिनेट करते हैं प्रॉपर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन दे के आपस में एक दूसरे में, ताकि वो एक डिजायर्ड प्लान अचीव हो पाए। नाउ डायरेक्टिंग में क्या होता है, हर इंफॉर्मेशन को हम ट्रांसफर करते हैं ताकि वो हम प्लान को अचीव कर पाए। डायरेक्ट करना, लोगों को इंफॉर्मेशन को देना ताकि वो प्लान जो है वो कंप्लीट हो पाए। सो ऑप्शन से अगर हम देखें, सो देखिए फर्स्ट है हमारे पास ट्रांसलेट पॉलिसी इनटू अ मेथड ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव सेट आउट। सो प्लानिंग में करते हैं, पॉलिसी को एक मेथड में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो अचीव हो पाए। सो ये हो गया प्लानिंग। नेक्स्ट है कंसिस्ट ऑफ डिफाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय। हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटते हैं, मीन्स ऑर्गेनाइज करते हैं। नेक्स्ट ट्रांसमिट ऑल द इंफॉर्मेशन टू द सुपरवाइजिंग स्टाफ, मीन्स डायरेक्ट करते हैं कि किसको क्या करना है, डायरेक्टिंग करना। नेक्स्ट द ऑर्गेनाइजेशन सेटअप इज एडेड टू ऑपरेट इफिशिएंटली विद द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, डिसीजंस एंड रिजल्ट इन ऑल डायरेक्शन। सब जगह पे प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो पाए, प्रॉपरली रिजल्ट्स हो पाए, वो होता है कोऑर्डिनेटिंग। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। हमारे पास लिस्ट 2 में क्या गिवन है, टेक्निकल एनालिसिस, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, फिजिबिलिटी एनालिसिस, इकोनॉमिक एनालिसिस, और हमारे पास यहाँ पे कोर्स गिवन है कि कौन सा ऑप्शन सही है। नाउ सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ इन सब का मतलब क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस में हम टेक्निकल चीज़ों का एनालिसिस करते हैं, मीन्स जो कंस्ट्रक्शन मेथड है वो सही वाला यूज़ हो, लोकेशन जो होता है साइट का वो प्रॉपर हो, स्पेसिफिकेशन सही हो, इक्विपमेंट सही हो। नाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर का बिहेवियर और जो डिसीजन मेकिंग जो होता है इकोनॉमी का होल में, मीन्स मॉनेटरी, वेजेस, एक्सचेंज रेट, वो सब क्या है वो इसमें स्टडी करते हैं। नेक्स्ट फाइनेंशियल एनालिसिस में हम कैपिटल कितना खर्चा होगा और पैसा कहाँ से आएगा वो करते हैं। नेक्स्ट फिजिबिलिटी एनालिसिस, ये हम सबसे स्टार्टिंग में करते हैं। इसमें टेक्निकल एनालिसिस भी होती है और इकोनॉमिक एनालिसिस भी होती है, ताकि जो ओनर है वो डिसीजन ले पाए अपने प्लानिंग का और इन्वेस्टमेंट का। ना इकोनॉमिक एनालिसिस किया जाता है इसीलिए ताकि हम ये देख पाएँ कि जो प्रोजेक्ट है वो इकोनॉमिक है कि नहीं, मीन्स उसका जो खर्चा है वो प्रॉपर है कि नहीं, राइट। सो अब हम यहाँ से मैच कर लेंगे। फर्स्ट, to allocate the resources among competing project and to determine whether or not the returns from investment are adequate। So ये क्या हो गया, रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहा है, रिटर्न्स के बारे में बात कर रहा है और इन्वेस्टमेंट सही है कि नहीं। सो ये क्या हो गया, ये एक इकोनॉमिक एनालिसिस हो गया। सो जो फर्स्ट है इसका क्या हो जाएगा, फिफ्थ, इकोनॉमिक एनालिसिस। नेक्स्ट, to see that adequate and timely funds are available made for investment including that for operation and maintenance, means ये किसकी बात कर रहा है, पॉइंट फंड की बात कर रहा है। और क्या बोल रहा है, इन्वेस्टमेंट हमारे पास अवेलेबल हो, राइट, और ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए पैसा हो। सो ये किस में आ जाएगा, फाइनेंशियल एनालिसिस में, बी का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट सी, to analyze various aspect of a project such as process, design, size, layout and capacity। ये किसके बारे में बात कर रहा है, डिज़ाइन, प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है। सो ये क्या हो जाएगा, टेक्निकल एनालिसिस, सी का फर्स्ट। नेक्स्ट, टू माइंड द इफेक्ट ऑफ फिजिकल, मॉनेटरी, वेज, एक्सचेंज रेट एसेट्रा पॉलिसीज। सो ये फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहा है। सो फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी किस में आती है, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। सो डी का सेकेंड। सो इसको हम मैच कर लेंगे। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इज द correct answer. Now the next question is, what is the significant purpose of monitoring a project throughout its implementation phase? Monitoring का पर्पस क्या होता है प्रोजेक्ट में, सबसे पहली चीज ये पूछा है, significant purpose of monitoring। So जो मॉनिटरिंग होता है हम इसलिए करते हैं ताकि हम प्रोजेक्ट को सही समय में कंप्लीट कर पाएँ, जो हमारे पास गिवन शेड्यूल है, ताकि जो हमारे को जो चेंज करना पड़े वो हम कर सकें और प्रोजेक्ट प्लान को हम प्रॉपर डेट में ला सकें
और मॉनिटरिंग में हम क्या करते हैं, ये सब चीज़ों का एनालाइज करते हैं ताकि जो प्रोजेक्ट है सही समय पे कंप्लीट हो पाए। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिलेस, कोई अगर डिले हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है उसको देखना और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसको ठीक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टाइम कॉस्ट एनालिसिस द कॉस्ट स्लोप इज डिफाइंड एज। सो जो कॉस्ट स्लोप होता है वो किसके इक्वल होता है, क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट बाय नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो कॉस्ट और टाइम होते हैं वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मीन्स अगर हमारे को कॉस्ट कम करना है तो जो टाइम बढ़ जाएगा, और अगर हमको कोई भी प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट करना है सो क्या हो जाएगा, उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, राइट। सो इस तरीके से ये होता है कॉस्ट स्लोप। ये टाइम वर्सेस कॉस्ट का ग्राफ है। सो यहाँ पे ये होता है कॉस्ट स्लोप के लिए, ये आपका क्रैश कॉस्ट होता है CC। ये होता है आपका नॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट जो है वो नॉर्मल समय पे कंप्लीट होता है। अगर कॉस्ट को क्रैश कर देंगे हम, क्रैश कॉस्ट, तो क्रैश टाइम हो जाएगा। ये आपका कॉस्ट स्लोप है। ये डायरेक्ट कॉस्ट के कैटेगरी में आता है कॉस्ट स्लोप। अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट करना है, मीन्स उसके अगर टाइम को रिड्यूस करना है, सो पैसा आपको बढ़ाना पड़ेगा। सो ये वो ग्राफ है। अगर नॉर्मल टाइम में कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो नॉर्मल कॉस्ट लगेगा। अगर टाइम को रिड्यूस करेंगे मीन्स क्रैश टाइम लगेगा, सो कॉस्ट को बढ़ाना पड़ेगा। सो वो जो कॉस्ट होता है जो क्रैश टाइम में होता है वो होता है क्रैश कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑप्टिमल ड्यूरेशन इज द ए समेशन ऑफ नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ ईच एक्टिविटी इन द प्रोजेक्ट, बी समेशन ऑफ द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटीज ऑन क्रिटिकल पाथ, सी one which gives the minimum total cost for completing the project, D summation of crash time of activities on critical path। So ये होता है आपका ऑप्टिमल ड्यूरेशन। इस तरीका का ग्राफ होता है। ये यहाँ पे क्या होता है, ये जो होता है मिनिमम जो कॉस्ट हमको लगता है किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, और उसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम होता है वो होता है ऑप्टिमल ड्यूरेशन। मीन्स अगर हम इस टाइम से ज़्यादा जाएंगे तो भी हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा, और इस टाइम से अगर हम कम करेंगे तो भी हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा। सो जो बीच का समय होता है जहाँ पे प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट कर सकते हैं कम खर्चे में, वो होता है ऑप्टिमल ड्यूरेशन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, वन विच गिव्स द मिनिमम टोटल कॉस्ट फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। ऑप्टिमल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन किसी भी प्रोजेक्ट का वो टाइम पीरियड होता है जहाँ पे जो टोटल कॉस्ट है वो मिनिमम होता है। टोटल कॉस्ट मतलब कि जो डायरेक्ट कॉस्ट भी है और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों मिनिमम होते हैं, वो होता है ऑप्टिमल ड्यूरेशन किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट द कॉस्ट स्लोप ऑफ एन एक्टिविटी इज एन इंडिकेशन ऑफ A extra time needed, B extra cost needed, C reduction of duration of critical activity, D crashing of an activity। So जो cost slope होता है वो क्या शो करता है, वो cost का increase शो करता है अगर हम एक्टिविटी की ड्यूरेशन को एक दिन से कम करेंगे। मीन्स ये जो कॉस्ट स्लोप है ये हमारे को जो पैसे का इंक्रीज है वो बताता है अगर हम एक दिन उसके समय को रिड्यूस करेंगे। कॉस्ट स्लोप ऑफ एन एक्टिविटी इंडिकेट्स द इंक्रीज इन कॉस्ट, जो पैसा बढ़ेगा इफ ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी इज रिड्यूस्ड बाय 1 डे, अगर हम उसके ड्यूरेशन है उसको एक दिन से कम करेंगे। सो जो हमारे को एक्स्ट्रा पैसा लगता है वो कॉस्ट स्लोप शो करता है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव इन क्रैशिंग, ए रिडक्शन इन ड्यूरेशन, बी रिडक्शन इन रिसोर्सेज, सी रिडक्शन इन कॉस्ट, डी रिडक्शन इन प्रोजेक्ट साइज। सो जो हम क्रैशिंग करते हैं उसका मेन पर्पस होता है प्रोजेक्ट के कॉस्ट को कम करना और एक ऑप्टिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को ऑब्टेन करना, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो मिनिमम रहे। सो क्रैशिंग किस लिए किया जाता है, रिडक्शन इन कॉस्ट के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में क्या गिवन है, ऑप्टिमल कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। लिस्ट 2 में क्या गिवन है, एक्टिविटी रिलेटेड, डेवलप्ड बाय क्रैशिंग प्रोसेस, थर्ड प्रोजेक्ट रिलेटेड, फोर्थ कंटेंट इन और कंट्रीब्यूटिंग एक्सक्लूसिवली टू द रिलेटेड प्रोजेक्ट। सो हमारे पास डिफरेंट कॉस्ट के बारे में बात किया है और सही ऑप्शन को मैच करना है, राइट। सो फर्स्ट है हमारा ऑप्टिमल कॉस्ट। जो ऑप्टिमल कॉस्ट होता है वो किसके द्वारा ऑब्टेन किया जाता है, क्रैशिंग के द्वारा, डेवलप्ड बाय क्रैशिंग प्रोसेस। जो डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, कोई भी
एक्सपेंसेस जो कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, मींस अगर आपको रेइंफोर्समेंट करना है तो स्टील तो लगेगी ही लगेगी, राइट। इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होते हैं जो फिक्स नहीं होते हैं, वो एक एक्टिविटी से एसोसिएटेड नहीं होते हैं। मींस आपको गाड़ी यूज़ करनी है, ट्रक यूज़ करना है, तो जो पेट्रोल का खर्चा आएगा वो एक इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गया। सो उसका प्रोजेक्ट एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं होता, बट स्टिल हमको वो एक्सपेंस करना पड़ता है। और ये किससे रिलेटेड होते हैं? एक पूरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड होते हैं। और जो डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं वो किसी एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, राइट। सो सी का फर्स्ट। सो जो इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गए वो क्या होते हैं? वो पूरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड होते हैं। सो डी का थर्ड हो गया। नाउ ओवरहेड कॉस्ट क्या होते हैं? जो एक्स्ट्रा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, मींस इनडायरेक्ट एक्सपेंस का ये एक पार्ट है जो प्रोडक्ट से एसोसिएट होता है। मींस आपको कोई प्रोडक्ट का शॉर्टेज हो गया, सो जो ओवरहेड कॉस्ट होता है वो एक प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है। सो यहाँ पे इस पेपर में क्या हुआ था, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, तो इसमें सबको मार्क्स मिले थे। सो ये स्टार मार्क का क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शंस मैच नहीं हो रहे, बाकी मीनिंग्स में आपको समझा दिया मैंने। ऑप्टिमल कॉस्ट जो होता है वो क्रैशिंग के द्वारा फाइंड किया जाता है। डायरेक्ट कॉस्ट जो होता है वो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होता है वो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी से नहीं रिलेट होता है, ये एक पूरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड होता है। और ओवरहेड कॉस्ट एक इनडायरेक्ट कॉस्ट का वो पार्ट है जो किसी प्रोडक्ट से एसोसिएट होता है। 3 consecutive activities A, B and E in that order have their T duration in days versus C direct cost in monetary units. Relationship expressed in the following table. What is the optimum duration for the corresponding minimum total direct cost for all the 3 activities when taken up consecutively without pause or disruption? नाउ हमारे को पूछा क्या है? ऑप्टिमम ड्यूरेशन पूछा है मिनिमम डायरेक्ट कॉस्ट के लिए। ये हमारे पास टी ड्यूरेशन है और सी जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट है। सो हम तीनों का प्लस कर लेंगे, राइट। सो कॉम्बिनेशन फाइंड करने के लिए यहाँ पे एक टोटल लिखेंगे हम, और जो हमारा ड्यूरेशन है टी और सी डायरेक्ट कॉस्ट वो फाइंड करेंगे। सो यहाँ से ये आ जाएगा 8 + 6 + 4 18, 9 + 7 16 + 5 21, now 10 + 8 18, 18 + 6 24। नाउ डायरेक्ट कॉस्ट को प्लस कर दो, 15 + 7 22, 22 + 11 33, 14 + 6 20 + 12 32, 16 + 7 23 + 13 36। सो हमारे को पूछा क्या है? ऑप्टिमम ड्यूरेशन पूछा है मिनिमम डायरेक्ट कॉस्ट के लिए। सो यहाँ पे मिनिमम सी किसका है? ये एक्टिविटी सेकेंड के कॉम्बिनेशन का है। जो कॉस्ट है यहाँ पे मिनिमम है डायरेक्ट कॉस्ट। अब इसके करस्पॉन्डिंग हमको ऑप्टिमम ड्यूरेशन पूछा है। सो क्या हो गई? 21 डेज। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 21 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस टू एनालाइज अ प्रोजेक्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन? कोई प्रोजेक्ट को एनालाइज करते हैं और फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। सो करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है? किस सीक्वेंस में हम प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं? सो सबसे पहले हम क्या करते हैं? वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर करते हैं, बड़े काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं? उसका नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं। फिर क्या करते हैं? रिसोर्स को एलोकेट करते हैं कि कौन सा रिसोर्स कहाँ यूज़ होगा, और शेड्यूलिंग करते हैं, मीन्स कब कौन सा काम होगा। नाउ फिर हम प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम डिटरमाइन करते हैं कि प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा। फिर क्या करते हैं? लास्ट में हम टाइम कॉस्ट का स्टडी करते हैं, मीन्स समय से कार्य कंप्लीट होगा कि नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा लेट हो जाएगा सो कॉस्ट बढ़ जाएगा। सो टाइम कॉस्ट की स्टडी करते हैं। सो यहाँ पे हम ऑप्शंस को मैच कर लेंगे। सबसे पहले वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, देन नेटवर्क डायग्राम, देन शेड्यूलिंग विथ रिसोर्स एलोकेशन, देन लास्ट में टाइम कॉस्ट स्टडी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ incorporating changes and rescheduling or replanning called? A, resource allocation, B, resource smoothing, C, resource leveling, D, updating. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपडेटिंग। अपडेटिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम इनकॉर्पोरेट करते हैं कि हमको क्या क्या चेंज करना है, और रीशेड्यूल करते हैं और रीप्लानिंग करते हैं, फिर से उसको शेड्यूल करते हैं, फिर से उसको प्लानिंग करते हैं। सो अगर प्रोजेक्ट बड़ा है तो हमको जल्दी जल्दी अपडेट लेना पड़ेगा ताकि जो प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस है वो जल्दी हो पाए। ना रिसोर्स एलोकेशन में क्या करते हैं? हम रिसोर्स को एलोकेट करते हैं, मींस कब कहाँ कितनी रिसोर्सेज आपकी यूज़ होगी। इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रिसोर्सेज को वेरियस टास्क में, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, बेस्ड ऑन नीड।
रिसोर्स लेवलिंग में हम क्या करते हैं, इसमें हम प्रोजेक्ट टाइम को एक्सटेंड कर सकते हैं अगर रिसोर्सेज कम है तो रिसोर्स लेवलिंग में। और रिसोर्स लेवलिंग इसलिए यूज़ की जाती है ताकि हम बैलेंस कर सकें रिसोर्स के यूसेज को। और रिसोर्स स्मूथिंग में क्या होता है, जो प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम है इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते अगर रिसोर्स कम है तो भी। रिसोर्स स्मूथिंग होता ही यही मतलब है, उसमें हम प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन को ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि प्रोजेक्ट डिले नहीं हो। Next question. The activity duration, days and resource requirement in units are shown in the figure above. What is the maximum resource required in a day? A 14 units, B 11 units, C 19 units, D 18 units. हमको पूछा है मैक्सिमम रिसोर्स कितनी ज़रूरत पड़ेगी एक दिन में। इसमें एक कॉन्सेप्ट है, एक्टिविटीज़ पैरेलली मीन्स एक साथ परफॉर्म करेंगी। जो रिसोर्सेज है तब सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। मीन्स अगर आपके पास कोई भी एक्टिविटी 3 है तो तीनों को एक साथ चालू कर दो। जो आपके प्रोडक्ट्स हैं मीन्स जो रिसोर्सेज हैं वो आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। हम इसमें पैरेलल एक्टिविटीज़ लेते हैं। मीन्स ए और सी और डी को एक साथ परफॉर्म कर दो, मीन्स पैरेलली परफॉर्म कर दो। यूनिट्स क्या हो जाएगी रिसोर्स की, यहाँ पे रिसोर्स 6 यूनिट है, यहाँ पे 4 है, 6 + 4 10, 10 + 8 18 यूनिट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 18 units. Next question. What is the base for resource leveling? A. Delaying the completion of critical activities. B. Delaying the start of non-critical activities. C. Reducing completion time of critical activities. D. Not delaying the completion of critical activities. रिसोर्स लेवलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एक्टिविटीज़ को रीशेड्यूल करते हैं, मीन्स उसके डेट को चेंज करते हैं ताकि जो मैक्सिमम डिमांड है रिसोर्सेज की वो एक मैक्सिमम लिमिट को एक्सीड नहीं करे। मीन्स इन द प्रोसेस ऑफ रिसोर्स लेवलिंग एक्टिविटीज आर रीशेड्यूल्ड सच दैट मैक्सिमम डिमांड ऑफ रिसोर्सेज डज नॉट एक्सीड द मैक्सिमम लिमिट। हमको रिसोर्सेज की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़ जाए, इसीलिए हम एक्टिविटीज़ को रीशेड्यूल करते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो फ्लोट्स होता है मीन्स स्पेयर टाइम होता है उसको हम रीशेड्यूल करते हैं। फ्लोट्स क्या होता है, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ में होता है और क्रिटिकल एक्टिविटीज़ का फ्लोट तो ज़ीरो होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उसका स्टार्टिंग टाइम को डिले करते हैं। इसका ये रिसोर्स लेवलिंग का मेन पॉइंट होता है, मेन पर्पस होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिलेइंग द स्टार्ट ऑफ नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़। मीन्स हम यहाँ पे फ्लोट्स को रीशेड्यूल करते हैं और फ्लोट्स किस में होता है, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी में। क्रिटिकल एक्टिविटीज़ का फ्लोट ज़ीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिस्टम ऑफ नेटवर्क गिवन बिलो कंप्लीटली एलिमिनेट्स द यूज ऑफ डमी एक्टिविटीज। ऑप्शन ए AOA एक्टिविटी ऑन एरो, बी एक्टिविटी ऑन नोड, सी PERT प्रोग्राम एवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक, डी CPM क्रिटिकल पाथ मेथड। यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ, जो AON नेटवर्क होता है मीन्स एक्टिविटी ऑन नोड जो होता है ये एलिमिनेट करता है यूज़ ऑफ डमी। और एक्टिविटी ऑन एरो में आपने देखा होगा हम इस तरीके से डमी बनाते हैं, राइट। AOM में जो होता है इसमें डमी यूज़ किया जाता है, इसमें ये इंटर रिलेशनशिप शो करता है। वेयर एज इन एक्टिविटी ऑन नोड में क्या होता है, एरोज को हम यूज़ करते हैं। अगर नोड में एक्टिविटीज़ है मीन्स ये A एक्टिविटी है, ये आपकी B एक्टिविटी है, नोड में है मीन्स सर्कल में है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हमको इंटर रिलेशनशिप शो करना है तो हम एरो यूज़ करते हैं। यहाँ पे डमीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो एक्टिविटी ऑन नोड होता है ये इसमें क्या होता है, जो सब एक्टिविटी टाइम्स होता है वो नेटवर्क में ही होती है और ये एक नेटवर्क को सेल्फ सफिशिएंट बनाती है रीशेड्यूलिंग में, मॉनिटरिंग में और डिटरमाइनिंग फ्लोट्स में। इसमें डमी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। Next question. A small project consists of 7 activities in the activity on node diagram as shown in figure above. The duration of these activities in days and the predecessor relationships are shown. What is the total project duration of the project? हमको total project duration पूछा है। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के लिए हम दोनों तरीके से जा सकते हैं। ये आपका एक्टिविटी ऑन नोड है, देखो यहाँ नोड में एक्टिविटीज़ लिखी हुई है मीन्स ये जो स्क्वायर शेप है उसमें लिखा हुआ है। जब स्क्वायर सर्कल में लिखा रहता है तो वो एक्टिविटी ऑन नोड होता है। यहाँ पे हमको प्रोजेक्ट ड्यूरेशन फाइंड करनी है। हम यहाँ पे कौन सा पाथ लेंगे, एक ये पाथ ले सकते हैं, एक ये पाथ ले सकते हैं। इस तरीके से हम पाथ लेंगे सबसे पहले। अगर हम ये पाथ लेते हैं A B D G, कितना ड्यूरेशन आएगा, 8 + 10 18,
प्लस 12 30 प्लस 9 39 डेज। नाउ अगर हम पाथ कौन सा लेते हैं, ACFG, क्या आ जाएगा, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 16 30 प्लस 9 39 डेज। अगर हम यहाँ से जाते हैं ABEG, ये क्या हो जाएगा, 8 प्लस 10 18, 18 प्लस 7 25, 25 प्लस 9 34। सो यहाँ से क्या होता है, जब भी हमको ड्यूरेशन फाइंड करना रहता है सो हम मैक्सिमम ड्यूरेशन लेते हैं। सो यहाँ से अगर हम जाएंगे 39 आएगा, यहाँ से हम जाएंगे तो 39 डेज आएगा। सो जो मैक्सिमम डेज है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। सो यहाँ 2 से हमारा 39 डेज आया, इस पाथ से और इस पाथ से। सो जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज 39 डेज। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, cost benefit studies are essential to A. assess the total cost of the work, B. ascertain the relevant escalation in prices, C. monitor the expenditure, D. evaluate the viability and worthwhileness of taking up the project। सो कॉस्ट बेनिफिट एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें हम सिस्टमेटिक प्रोसेस करते हैं, क्या कैलकुलेट करने के लिए और कैलकुलेट और कंपेयर करने के लिए बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट। इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसमें खर्चा कितना आएगा, और इसमें हम क्या कंपेयर करते हैं, टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट को और टोटल एक्सपेक्टेड बेनिफिट को। कॉस्ट और बेनिफिट को हम कंपेयर करते हैं, मीन्स कितना खर्चा आ रहा है उस हिसाब से हमारे को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसका मेन पर्पस ये होता है कि हम ये देखते हैं कि जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो वर्थवाइल यानी कि वायबल है कि नहीं। और ये एक बेसिस होता है प्रोजेक्ट को कंपेयर करने के लिए इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट में, बेनिफिट्स में। सो हम इसमें एक प्रोजेक्ट की ताकत देखते हैं, बेसिकली एक प्रोजेक्ट साउंड है कि नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इवैल्यूएट द वायबिलिटी एंड वर्थवाइलनेस ऑफ टेकिंग अप द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, cost of owing an equipment would include A. cost of depreciation, maintenance and repair and fuel, B. cost of investment, wages of the crew and fuel, C. cost of fuel, lubricating oil, investment and depreciation, D. cost of investment, major repairs and depreciation। So इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, cost of investment, major repairs और depreciation। So जो cost of owing an equipment क्या क्या इंक्लूड करता है, पहला होता है इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, दूसरा जो आप इक्विपमेंट्स में खर्चा करते हैं, परचेज कॉस्ट जो आप करते हैं। नेक्स्ट होता है डेप्रीसिएशन और रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मींस अगर कोई इक्विपमेंट ख़राब हो गया है सो आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। सो आपको उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट पता होना चाहिए ताकि आप उसकी सैल्वेज वैल्यू को फाइंड कर सकें, मींस उसका रिटर्न कितना है उस इक्विपमेंट का। नेक्स्ट होता है मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट, मींस उसको अगर हम फिर से बनाते हैं, फिर से कोई रिपेयर करते हैं इक्विपमेंट को तो कितना खर्चा आएगा। नेक्स्ट होता है हमारा डाउन टाइम कॉस्ट, मीन्स जो टाइम पे मशीन यूज़ नहीं कर रही है क्योंकि मशीन अभी ख़राब हो गई है या वो रिपेयर में है, सो वो होता है डाउन टाइम कॉस्ट, जो रिपेयर्स में मशीन को, इक्विपमेंट्स को लगता है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इन्वेस्टमेंट में जो खर्चा आया वो, उसकी रिप्लेसमेंट डेप्रीसिएशन में जो खर्चा आएगा वो, मेंटेनेंस और रिपेयर्स में जो खर्चा आएगा वो, डाउन टाइम कॉस्ट मीन्स जो समय में मशीन बन रही होगी और वो वर्क नहीं करेगी उस समय, सो उस समय जो खर्चा आएगा वो होता है डाउन टाइम कॉस्ट। मीन्स एक अगर आप इक्विपमेंट खरीदते हैं सो उससे रिलेटेड आपको जितने खर्चे होंगे वो होता है कॉस्ट ऑफ ओइंग एन इक्विपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसिटिविटी एनालिसिस इज अ स्टडी ऑफ A. comparison of profit and loss, B. comparison of assets and liabilities, C. change in output due to change in input, D. economics of cost and benefits of the project। सेंसिटिविटी एनालिसिस में बेसिकली हम ये स्टडी करते हैं कि कितना रिस्क इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, मींस अगर हम इनपुट चेंज करते हैं सो हमारा आउटपुट कितना चेंज होगा। अगर हम इनपुट्स में अनसर्टेनिटी लाएंगे, मींस इनपुट के क्राइटेरियाज या प्रोडक्ट्स को चेंज करेंगे, सो हमारा आउटपुट कितना चेंज होगा। सो उसमें जो रिस्क इन्वॉल्व होता है वो होता है सेंसिटिविटी एनालिसिस। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द यूजुअल नोटेशन सिंकिंग फंड प्रोजेक्ट इज गिवन बाय। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सिंकिंग फंड फैक्टर होता है i बाय 1 + i होल टू द पावर n - 1। यहाँ पे i जो है वो इंटरेस्ट रेट है, और सिंकिंग फंड वो फंड होता है जिसमें आप पैसे को इकट्ठा करके साइड में रखते हो, थोड़े थोड़े समय में जो आपकी इनकम आती है ग्रॉस इनकम से
ताकि एट द एंड ऑफ द यूज़फुल लाइफ, मीन्स अगर वो इक्विपमेंट की लाइफ ख़त्म हो जाती है सो आप उस फंड को यूज़ कर सकें। सिंकिंग फंड एक टाइप का सेविंग डिपॉजिट होता है जिसमें आप थोड़े थोड़े इंटरवल में पैसा को जमा कर सकते हो ताकि फ्यूचर में आप उसको यूज़ कर सको इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए, फॉर स्पेशल डिफाइंड पर्पस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हैज़ अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years after which it has to be replaced by a new one. If the interest rate is 4%, the sinking fund factor will be। sinking fund factor की वैल्यू पूछा है। सिंकिंग फंड फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, I बाय 1 + I होल टू द पावर n - 1, जहाँ पे I जो है वो इंटरेस्ट रेट है, n जो है वो यूजफुल लाइफ है। वैल्यू पुट कर देंगे, इंटरेस्ट रेट 4% है, ये किसके इक्वल हो जाएगा 0.04 के, बाय 1 + 0.04 होल टू द पावर 5 - 1. So this will come out to be 0.184. So the correct answer is option number B. Next question. Payback period. Give an estimate of A. Profitability, B. Liquidity, C. Time value of money, D. Interest rate of return. So इसका correct answer हो जाएगा liquidity. Means payback period एक वो समय होता है, वो length of time होता है जो कि ज़रूरत पड़ती है ताकि आप इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर पाएँ। मीन्स जो आपने खर्चा लगाया है कैपिटल में उसको आप वापस उसको फ़ायदे में ले पाएँ। मीन्स अगर आपका पेबैक पीरियड कम है, मीन्स अगर आपको कम समय लगा है आपको अपने इन्वेस्टमेंट को वापस एज अ गेन, एज अ प्रॉफिट ऑब्टेन करने में, जो लिक्विडिटी है वो ज़्यादा हो गई और प्रोजेक्ट जो है वो लेस रिस्की हो गया। मीन्स अगर आपका इन्वेस्टमेंट जल्दी निकल आया लिक्विडिटी ज़्यादा हो गई और रिस्क कम हो गई। हम पेबैक पीरियड में लिक्विडिटी ही फाइंड करते हैं। ये एक सिंपल होता है और जल्दी समझ आ जाता है। इसमें क्या होता है, रिस्क को हम बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि हम टाइम वैल्यू, मीन्स आज जो मनी की वैल्यू है उसको हम कल के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स जो पैसे का चेंज है उसको हम इफेक्टिवली समझ नहीं सकते यूजिंग पेबैक पीरियड। Next question. Sinking fund method is useful in A. Depreciation, B. Obsolescence, C. Liquidation, D. Scrap value. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर A, डेप्रिसिएशन। सिंकिंग फंड मेथड जो होता है वो डेप्रिसिएशन के लिए यूजफुल होता है। इस मेथड का पर्पस ये होता है कि हमारे पास इनफ फंड्स हो ताकि हम एसेट को रिप्लेस कर सकें कि सर्विस लाइफ के बाद। मीन्स वो प्रोजेक्ट का रेट कितना कितना घट रहा है उसमें हमको सिंकिंग फंड मेथड यूज़फुल होता है और इसका पर्पस यही होता है कि हमारे पास एक इनफ फंड हो ताकि हम वो एसेट को फिर से रिप्लेस कर पाएँ उसकी सर्विस लाइफ के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्रेन इज परचेज्ड नाउ, इट्स यूजफुल लाइफ इज 8 years, आफ्टर विच अ न्यू क्रेन मस्ट बी परचेज्ड इफ द इंटरेस्ट रेट इज 6%, द कैपिटल रिकवरी फैक्टर CRF इज। हमको कैपिटल रिकवरी फैक्टर पूछा है। इसका फॉर्मूला मैं बता देती हूँ, I × 1 + I होल टू द पावर n बाय 1 + I होल टू द पावर n - 1। I जो है वो इंटरेस्ट रेट है, n जो है वो यूजफुल लाइफ है। इंटरेस्ट रेट 6%, ये हो जाएगा 0.06, 1 + 0.06 1.06, यूजफुल लाइफ 8 years, ये हो जाएगा 1.06 होल टू द पावर 8 - 1। इसको आप कैलकुलेटर से फाइंड कर लेंगे, दिस विल कम आउट टू बी 0.1610। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, कैपिटल रिकवरी फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनिशियल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट इज ₹1100, सैल्वेज वैल्यू इज 100 एंड लाइफ ऑफ इक्विपमेंट इज 5 years. द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सिंकिंग फंड इज 8%. द ईयरली डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड इज। हमको डिप्रिसिएशन पूछा है हर साल का यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड में। देखिए ये आपका डिप्रिसिएशन के लिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, ये होती है एसेट की वैल्यू और ये होता है एसेट की यूजफुल लाइफ। यहाँ पे देखिए जैसे जैसे उसकी लाइफ बढ़ते जाती है, मीन्स जैसे जैसे आपकी मोबाइल पुराने होते जाती है उसकी जो वैल्यू है वो कम होते जाती है इस तरीके से। हम डिप्रिसिएशन फाइंड करते हैं। डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, डिप्रिसिएशन D = इनिशियल कॉस्ट माइनस सैल्वेज कॉस्ट बाय डिज़ाइन लाइफ, मीन्स उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है। इनिशियल कॉस्ट आपकी 1100 है, नाउ उसकी सैल्वेज वैल्यू क्या आ रही है
मीन्स उसकी वैल्यू कितनी कम होते जा रही है। एसेट की वैल्यू है 1100, इक्विपमेंट आपने 1100 को खरीदा, हर साल उसका सैलवेज वैल्यू 100 रुपये के रेट से कम हो रहा है और लाइफ ऑफ इक्विपमेंट 5 ईयर्स है। सो 1000 by 5 200, सो डेप्रीसिएशन इज 200 रुपीज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इक्विपमेंट कॉस्ट रुपीज 25,000 टू परचेज, नाउ it will be continuously used for 8 years. At the end, its salvage value is estimated to be 1600. Its residual book value at the beginning of the 6th year of its use by the straight line method of depreciation is. Book value पूछा है using straight line depreciation method से। So सबसे पहले हम क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, पहले depreciation फाइंड करते हैं, फिर book value फाइंड करते हैं। So depreciation will be equals to इनिशियल कॉस्ट 25,000 का आपका सामान है, इक्विपमेंट है, माइनस इसकी सैलवेज वैल्यू कितनी है 1600, मीन्स रेट किस तरीके से कम हो रहा है, बाय टोटल डिज़ाइन लाइफ यूजफुल ईयर्स, यूजफुल 8 ईयर्स, ये हो जाएगा डेप्रीसिएशन 2925 आ जाएगा, राइट। नाउ बुक वैल्यू जो होता है उसका भी फॉर्मूला होता है, बुक वैल्यू एट टाइम टी ईयर किसके इक्वल होता है, इनिशियल जो वैल्यू होती है वो होती है उसकी इनिशियल बुक वैल्यू उस समय के लिए, माइनस जो आपके पास ईयर होता है वो इनटू जो डेप्रीसिएशन मीन्स डी। सो इनिशियल वैल्यू क्या है आपकी 25,000 और कितने साल तक ये यूज़ हो रहा है, और हमको बुक वैल्यू किसकी पूछा है, बिगनिंग ऑफ द 6th ईयर ऑफ इट्स यूज़, मतलब 5 साल के बाद पूछा है। 6th ईयर का बिगनिंग मतलब क्या, 5 ईयर्स हो गया। सो 5 साल आपने उसको यूज़ किया है, 5 साल तक उसका डेप्रिसिएशन हो चुका है। सो 5 × 2925, सो दिस विल कम आउट टू बी 10375। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।